अच्छा जी, ट्रेड यूनियंस ये कोई हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है, लेबर यूनियन भी कहलाती है, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ में तो वैसे ही कवर किया हुआ है, पर फिर भी इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। ट्रेड यूनियन किस लिए होती है? वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। वर्कर्स का इंटरेस्ट किस बात पर रिप्रेजेंट करने के लिए? सबसे टॉप ऑफ द लाइन कि उनकी वेजेस। दूसरी चीज़, उनके साथ उनकी वर्किंग कंडीशंस फेयर हो, मतलब हेल्थ एंड सेफ इन्वायरमेंट हो उनका वर्किंग के लिहाज से। फिर और चीज़ें आ जाती हैं कि उनके नॉन वेज रिलेटेड बेनिफिट भी हों, नॉन वेजेस रिलेटेड बेनिफिट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो वेजेस मिल रही हैं ऑलरेडी, फिर कुछ वक्त के साथ फिर अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी से और भी वेजेस मांगी जा सके, या और पोजीशनिंग मांगी जा सके, या और लोगों को हायर करवाया जा सके, बहुत सारी बातें फिर वो आती जाएंगी, रीड करते जाना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, लेबर यूनियन के अंदर या ट्रेड यूनियन की बात करूँ तो ट्रेड यूनियन की टाइप्स अगर 3-4 किस्म की बोलूँ तो एक ये हो सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंगल एक ही यूनियन है, ठीक है, जनरल है, वो हर किस्म के ऑक्यूपेशन उसका पार्ट है, ऑल ऑक्यूपेशंस, ये मैंने ऑक्यूपेशंस लिखा है। अच्छा, पहले तो ये बता दो, ट्रेड यूनियन जो है ना एक बिजनेस के अंदर भी हो सकती है, बिजनेस भी नहीं बोलता, ऑर्गेनाइजेशन बोल देता हूं, चलो कोई बिजनेस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिटेबल के अलावा भी तो होती है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात भी कर लेते हैं, जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती है ना, जो हुकूमत के इदारे होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए खुले हुए होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी यूनियंस हो सकती है। किसी नॉन गवर्नमेंटल कोई एनजीओ है, उनकी भी यूनियंस हो सकती है। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस की भी हो सकती है अपनी यूनियंस। फिर बहुत सारे बिजनेसेस की जो बहुत सारे बिजनेसेस सेम टाइप के होते हैं, कहलाते हैं इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री की भी अपनी एक यूनियन पूरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनियन, सही है। फिर पूरे शहर की एक यूनियन हो सकती है, पूरे मुल्क की एक यूनियन हो सकती है, और इंटरनेशनल यूनियंस भी हो सकती हैं। तो और एक ही बिजनेस में बहुत सारी ट्रेड यूनियंस भी हो सकती है, सही। तो भाई कोई लिमिट नहीं, जितनी बना लो। लेकिन बिजनेसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि ओनर जो है वो उसका वर्कर्स के साथ एक सिंगल यूनियन का एग्रीमेंट साइंड हो। ओनर नहीं चाह रहा कि मैं अलग अलग यूनियन के साथ निगोशिएट करूं, एक यूनियन है जो सबको रिप्रेजेंट करती हो। तो फिर यूनियन ही अपने अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, अपनी हायरार्की बनाएगी कि उनके जो मैनुअल लेबर्स हैं उनकी डील करने वाला सेक्शन अलग है उस यूनियन के अंदर, प्रोफेशनल्स का डील करने वाला सेक्शन अलग है, ठीक है ना। तो वो फिर अपनी कैटेगरीज करती रहे। ओनर अगर एक यूनियन से जना डील करना चाहेगा तो वो उसका वर्कर्स के साथ एक तरह से एक एग्रीमेंट साइंड होगा, जिसे कहते हैं सिंगल यूनियन एग्रीमेंट, ठीक है। फायदे भी नुकसान भी इसका। फायदे हैं कि अलग अलग यूनियन से डील करने की बजाय एक ही से करें, वरना एक की डिमांड पूरी करते एक और यूनियन उठ के आ जाती है, इतना मसला। नुकसान ये कि सिंगल यूनियन है ना अगर, तो इतनी स्ट्रांग होगी ना वो यूनियन कि वो बैठी ना, अगर वो उसने स्ट्राइक लगाई, इंडस्ट्रियल एक्शन लगा के हम काम नहीं कर रहे, तो फिर काम पूरा हॉल्ट हो जाना है। तो ये भी फायदे नुकसान चीज़ के। तो बहरहाल, तो अब इस बात को रखते हुए कि एक यूनियन आपकी किसी कंपनी की ऐसा हो सकता है, वो एक किसी बिजनेस के अंदर एक ट्रेड यूनियन है, वो किसी नेशनल लेवल की यूनियन के साथ एफिलिएटेड भी हो या इंटरनेशनल से एफिलिएटेड भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। कुछ टाइप्स हैं ट्रेड यूनियंस के, और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे क्राफ्ट यूनियन, जो कि जैसे प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियन की एक पूरी यूनियन बनी हुई है, प्लम्बर्स की यूनियन बनी हुई है, या वैन ड्राइवर्स की यूनियन बनी हुई है। अब पूरे मुल्क के वैन ड्राइवर्स की एक यूनियन अगर बनी, या पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन का कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट माफिया निकल जाता है मुंह से, वैसे ट्रांसपोर्टेशन की यूनियन है अगर पूरे मुल्क की, ट्रांसपोर्टेशन की यूनियन का मतलब ये हो गया कि अब वो हड़ताल करेंगे ना पेट्रोल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्टेशन हॉल्ट होने के चांसेस आता है। सो दैट्स एक स्पेसिफिक यूनियन है, ठीक है। अच्छा, वो उसके बाद जनरल यूनियन की बात करते हैं कि जिसके अंदर हर किस्म का बंदा आ सकता है। ज्यादातर नेशनल यूनियन कोई होगी, वो जनरल होगी, कि अगर कोई नेशनल कोई पूरे मुल्क की ट्रेड यूनियन स्पेसिफिक है ना कि पूरे मुल्क के मसलों को हल करती है, तो जनरल होगी। उसमें किसी भी प्रोफेशन से कोई भी आ रहा होगा, वाइट कॉलर भी हो सकता है, ब्लू कॉलर भी हो सकता है। ब्लू कॉलर मैनुअल लेबर होती है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल यूनियंस क्या होती हैं? जो इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की यूनियन है, टेक्सटाइल सेक्टर की यूनियन बनी हुई है, या कोल माइंस की, कोयल माइनर्स की यूनियन है पूरी, तो अब ये एक बिजनेस को लेकर नहीं है, पूरे इंडस्ट्री वाइड है यूनियन। पूरे मुल्क के लेवल पे रहते हुए ऐसी भी यूनियन हो सकती है, विमेन के लिए यूनियन, ठीक है ना, यूनियन फॉर मतलब यूनियन फॉर विमेन वर्कर्स,
तो उसकी उसमें फिर वो जनरल, वो भी एक जनरल टाइप ही है यूनियन की, लेकिन जनरल बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, तो हर ऑक्यूपेशन की विमेन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी वो यूनियन। तो समझ में आ गया ना, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टाइप्स नहीं, बट फिर भी कुछ टाइप्स आपको दिखाई हुई है यहाँ पर। प्रोफेशनल यूनियंस वो होती है जिसमें व्हाइट कॉलर्स होते हैं, इसको व्हाइट कॉलर यूनियन या नॉन मैनुअल यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यूनियंस की मिसालें भी लिखी हुई हैं। फिर यूनियंस विद इन द कंट्री, एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की कुछ नेशनल यूनियंस भी हो सकती है या इंटरनेशनल यूनियंस भी, जैसे ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। ये एक यूनियन है कि जो नेशनल ट्रेड लेवल, मतलब पूरे मुल्क के अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग लेबर, अलग अलग पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले वो सब जो है ना वो इसके मेंबर। और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की एक यूनियन है, ठीक है ना। सो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड सेट करती है। द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द इकोनॉमी, क्या रोल है ट्रेड यूनियंस का? ट्रेड यूनियंस का सिर्फ ये नहीं है फायदा कि वर्कर्स को ही रिप्रेजेंट, एक तो मेन प्राइमरी फोकस क्या है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें ओनर के आगे, एम्प्लॉयर्स के आगे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होते चले जाते हैं एम्प्लॉयर्स की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। और एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा, जैसे बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा एम्प्लॉयज आपस में मिल बैठे भी, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहेगा। लेकिन जहाँ एम्प्लॉयज को वो एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाए तो कोई तो ताकत होनी चाहिए उनको यूनाइट करने के लिए। एक ताकत क्या है कि फैक्ट्री से बाहर निकल के सब मिल गए और कुछ डिसाइड किया, तो वो एक इनफॉर्मल तरीका होता। उससे क्या होता, एम्प्लॉयर्स भी डिस्टर्ब होते, एम्प्लॉयर्स भी डिस्टर्ब होते, काम रुक जाता। तो फिर एम्प्लॉयर्स ने इवेंचुअली रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो कि अगर कुछ ऐसा करना है तो इनफॉर्मल तरीके से नहीं आओ, फॉर्मल विंडो के आपके लिए ट्रेड यूनियन अलाउ करते हैं हम आपको, ठीक है। और फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई किसी किस्म के इंडस्ट्रीज के अंदर भी हुकूमत की तरफ से ये लेजिट है चीज़, क्या आप ट्रेड यूनियंस को अलाउ करेंगे? वरना तो ऐसा होगा आप एक्सप्लॉइट करते चले आएंगे, सही। अच्छा, एम्प्लॉयज को लेकर कोई केसेस होते हैं ना, तो एम्प्लॉयज के ट्रिब्यूनल्स के होते हैं बाकायदा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कोर्ट में जाके हाई कोर्ट्स में चले, एम्प्लॉयज के जो भी केसेस हैं वो एम्प्लॉय ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। तो ट्रेड यूनियंस अगर थोड़ी स्ट्रांग होंगी तो किसी एम्प्लॉय के साथ अनफेयर हो रहा होगा, तो अगर एम्प्लॉयर नहीं कर पा रहा एडजस्टमेंट किसी किस्म की और एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन है और ट्रेड यूनियन को ऐसा लगता है कि नहीं यार एक एम्प्लॉय का मामला है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरे फैक्ट्री का काम रोक दें, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं उस एम्प्लॉय को हम सपोर्ट करें कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल तक जाके अपना केस लेके जाए और वहाँ सपोर्ट कर ले। क्लियर? सो यू विल कीप रीडिंग इट, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया में ट्रेड यूनियंस के ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रखा है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर खत्म कर दी, ओनर चाहता है सस्ते में काम हो। सस्ते में काम दो तरह से हो सकता है, एक तो बच्चे से काम लेते हैं कम पैसों में फारिग, दूसरा विमेन से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो विमेन से काम लेके उनको डिस्क्रिमिनेटरी पे, क्योंकि विमेन को जो है ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी से पहले नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलना शुरू हुई, तो वो बहुत ही पस्त हालत में भी एक्सेप्ट कर रही होती है काम। तो ये इस तरह की कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म करना, वेज डिफरेंशियल्स खत्म करना, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, सारे बहुत सारे इनके पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जीरो पे हो गया, ठीक है। खुद ट्रेड यूनियंस भी कोई इतनी ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते। अक्सर ये होता है कि ट्रेड यूनियन मेल डोमिनेंट हो, मेल्स डोमिनेट कर रहे हो उसको, तो फिर हो सकता है वो पॉलिसीज मेल्स मेल्स के हक वाली हैं उस पर सारी। ये भी तो फंक्शंस ट्रेड यूनियन के, आप बेसिक फंक्शंस की बात करो, एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है ना। इसमें लाइन से लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करवाना। अनफेयर डिसमिस होता है, अनफेयरली डिसमिस होता है कोई एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉई वर्कर, मैं वर्कर बोल देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना, एम्प्लॉय वर्कर जो है वो एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, और जो उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की चीज़ दी वो नहीं कर रहा, वो अपने काम सारे खत्म कर रहा है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा उसको अब वर्कलोड दिया जा रहा है और वो मना कर रहा है उस चीज़ को करने से, और उसको इस बेसिस पर फायर कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। दैट्स एन अनफेयर डिसमिसल। लेकिन अगर वर्कर ने किसी किस्म का एथिकल रॉन्ग किया है तो उसको फायर किया जा सकता है, कोई चोरी पे पकड़ा गया, कुछ फ्रॉड पे पकड़ा गया, सही है। तो एक होता है फेयर डिसमिसल कि बिल्कुल सही डिसमिस किया, और डिसमिसल पता है क्या चीज़ होती है? डिसमिसल मतलब ऐसा फायर किया कि आपकी जो वेज रेट वगैरह अगर रह गए ना ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नहीं देती आपको कि आपने कोई एथिकल रॉन्ग किया था। तो ये था डिसमिसल। अब डिसमिसल फेयर हुआ या अनफेयर हुआ है, दैट्स द पॉइंट। देखो वो अलग चीज़ है। रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी होती है कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, ऑर्गेनाइजेशन में इतनी जगह नहीं है तो हम आपको अब ले ऑफ करेंगे, आपको हम 1 महीने की पे और इतने सालों से आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो ग्रेट्युटी बनती है, ग्रेट्युटी मतलब ये हर साल की, समझ लो मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस ऐसा है कि हर साल काम करने के ऊपर 1 साल की 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देता है,
कि जिसने बिजनेस के अंदर 1 साल पूरा गुजार लिया तो उसकी 1 महीने की सैलरी उसकी ग्रेट्युटी बन गई। 5 साल काम किया तो 5 महीने की सैलरी बराबर। लेकिन कौन सी सैलरी के बराबर? लेटेस्ट सैलरी जो चल रही है उसके 5 साल के की काम करने वाले बंदे को 5 महीने तक की सैलरी ग्रेट्युटी के तौर पर उसको मिल जाती है, या प्रोविडेंट फंड बोल दो, ठीक है। और फिर वो आखिरी महीना जो काम करेगा नोटिस पीरियड भी उसको सर्व करने दिया जाएगा। कंपनी को भी काम होता है कि भाई आपको निकालने तो आप अपना काम हैंडओवर करोगे, 1 महीना आप भी आओगे और हम भी आपको 1 महीने की उस सैलरी भी देंगे, तो बंदे का भी टाइम होगा कहीं इंटरव्यू देने वगैरह के लिए। और इतना अलाउ करती है कंपनी के, जब वो नोटिस पीरियड में होता है तो इंटरव्यू देने के लिए भेज दे, अलाउ कर दे, शॉर्ट लिख दे दे। मतलब ये तरीक़ेकार होता है ले ऑफ करने का किसी को। लेकिन अनफेयर डिसमिसल किसी किस्म का हो रहा है तो क्या होगा? ट्रेड यूनियन, अगर बंदे की वॉइस इतनी स्ट्रांग नहीं तो ट्रेड यूनियन आगे आएगी। और ये थियोरेटिकली बहुत सारी बातें दिखेंगी लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड होगी, बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा इंप्लीमेंटेड होगी। लेकिन बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, जो डेवलप नहीं है अभी, डेवलपिंग स्टेज में, मतलब अच्छे अल्फाज में डेवलपिंग बोला, वरना एक्चुअली वी शुड कॉल इट अंडर डेवलप्ड, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग का मतलब हो रही है। तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स हैं, इनके लेबर की जो पॉलिसीज है ना बड़ी ख़राब होती है, वेज रेट्स भी बड़ी ख़राब होती है, जब भी तो लो लेबर कॉस्ट पे काम हो सकता है यहाँ से। इसी वजह से जो डेवलप कंट्रीज है ना वो अपना बहुत सारा काम इनको आउटसोर्स कर देती है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर वाला या प्राइमरी सेक्टर वाला काम है, हम जैसी कंट्रीज का आउटसोर्स कर दिया और उसमें प्रॉफिट का मार्जिन भी कम होता है। और जो ब्रांडिंग है, सर्विसेज है, सारी वो अपने हाथ में रखी। तो लेवाइस की जीन्स यहाँ से बनवा ली किसी इस तरह डेवलपिंग नेशन से, और उस जीन्स के साथ जो ब्रांड लॉयल्टी अटैच, ब्रांडिंग अटैच की, सेलिब्रिटीज अटैच की, उसकी मार्केटिंग वगैरह, उसकी वजह से वो हर जीन्स के बाद बहुत एक्स्ट्रा प्राइस पे बिकी। तो वो जो बड़ा प्रॉफिट कट है वो लेके जाते हैं जिनकी ब्रांड्स, और वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बेस्ड हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह दो हिपोक्रेसी मौजूद है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के अंदर तो लेबर प्रैक्टिस बड़े स्ट्रांग रखना चाहते हो। हम ऐसी कंपनी है कि हम जो है ना लेबर प्रैक्टिस बड़े स्ट्रांग है, वो अपनी कंट्री का बता रहे हैं जहाँ पर हेड ऑफिस बेस्ड है, लेकिन जहाँ से पैंट्स बनवा रहे हो वहाँ का भी ज़रा दिखाओ नमूना क्या है, वहाँ पर क्या मिलती है। जो आपके पैंट्स को स्टिचिंग करके दे रहे हैं सारी लेबर, उनकी पर मंथ तनख्वाह कितनी है, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, उनकी खुदा न खासा कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती तो उनको क्या फिर उसका मतलब क्या हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से कोई फॉर एग्जांपल तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई बहुत ख़तरनाक किस्म की सेक्टर का काम है, अगर वो लिया जा रहा है तो उससे उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, फिर क्या होता है उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो ये सब आगे ज़रा चेक तो करो, लेकिन वो नहीं होते इतने। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट लो है, वहाँ पर जाके मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपनी। तो बहरहाल लेट्स गेट बैक, ट्रेड यूनियंस आर देयर टू स्टिल नेगोशिएट फॉर द एम्प्लॉईज, फॉर द वर्कर्स, फाइट। अच्छा, नॉन परफॉर्मेंस डिस्क्रिमिनेशन है किसी किस्म का तो ट्रेड यूनियन फाइट करती है उसके अगेंस्ट। परफॉर्मेंस रिलेटेड तो समझ में आता है डिस्क्रिमिनेशन को, भाई अच्छी परफॉर्मेंस वाले को अच्छा पे, बुरी परफॉर्मेंस वाले को बुरा पे, मतलब कम अच्छा पे। लेकिन परफॉर्मेंस बराबर है तो फिर काले गोरे के फर्क से आप रेट क्यों चेंज कर रहे हो, मर्द औरत के फर्क से वेजेस क्यों चेंज करो अगर सेम काइंड का वर्क है? पीछे भी पड़ी है वाली बात हमने। सो इन चीज़ों को जो है ना मतलब वो इन तमाम मामलात में एम्प्लॉईज़ का, वर्कर्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है एक ट्रेड यूनियन। उसके अगर नट शेल में बात करें ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी तो 3 फंक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया: कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेन फंक्शन। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब तमाम एम्प्लॉयज की जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको, उन सबको यूनाइट करके, उन सबके मसलों को यूनाइट करके, और सबका जो कॉमन म्यूचुअल मसला है वो जाके बार्गेन करना, किससे? एम्प्लॉयर से जाके, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई है जो लेबर के हक में है तो वो इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। जो एम्प्लॉयर के हक में है तो वो तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉयर खुद ही इम्प्लीमेंट कर देगा ना। जो लेबर के हक में है वो इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, यू विल जस्ट सी इट। और ये जो सारी बातें पिछली हुई हैं वो सारी इसके अंदर कवर्ड है। ओपन शॉप कंपनीज होती हैं, क्लोज शॉप होती हैं, मतलब ओपन शॉप बिजनेसेस होते हैं, क्लोज शॉप बिजनेस होते हैं। ये ट्रेड यूनियन के तवस्सुत से दोनों टर्म्स दे रहा हूं मैं। तो जो ट्रेड यूनियन के एस्पेक्ट से ओपन शॉप बिजनेसेस होते हैं वो ये होते हैं कि वो रिक्वायर नहीं करते, वो एम्प्लॉयज को फ्रीडम देते हैं कि आओ हमारी ज्वाइन करो बिजनेस को, चाहो तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करो, चाहो तो ना करो। क्लोज शॉप बिजनेसेस जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जो भी नया एम्प्लॉय आएगा तो वो या तो वो दो में से या तो ट्रेड यूनियन के थ्रू ही हायरिंग करते हैं, नंबर 1,
कि ट्रेड यूनियन का अगर फला ट्रेड यूनियन का फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर की एक ट्रेड यूनियन बनी हुई है और मैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक बिजनेस हूं, तो जो उस टेक्सटाइल सेक्टर की ट्रेड यूनियन का अगर मेंबर है ना, हम सिर्फ उसी को हायर करेंगे। दैट कैन बी अ क्लोज शॉप, और मे बी हम हायर करेंगे इस शर्त पे कि वो टेक्सटाइल सेक्टर की ट्रेड यूनियन का हिस्सा बने पहले। दैट्स अ क्लोज शॉप, यू हैव टू बी मेंबर ऑफ दैट सर्टेन ट्रेड यूनियन। सही है। तो इससे क्या फायदा होता है कोई एम्प्लॉय को? एम्प्लॉयर तो ओपन शॉप पे खुश होगा कि अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर बने ही ना, जितने का मेंबर हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। मे बी, बट मे बी नॉट। ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर ये चाह रहा हो कि भाई और ट्रेड यूनियंस ना खुल जाए, तो एक स्पेसिफाई कर दी कि भाई उससे, ठीक है, आपने मेंबर बनना। बट ओपन शॉप क्लोज शॉप का फर्क है, ओपन शॉप इज इफ एम्प्लॉय इफ द वर्कर वांट्स टू ज्वाइन और नॉट, वो ट्रेड यूनियन उसका मसला है, वो एम्प्लॉयर अलाउ करता है कि अगर ज्वाइन करना चाहो नहीं करना मर्जी है। क्लोज शॉप के अंदर नो, यू इट्स अ मस्ट टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन, टू ज्वाइन द ट्रेड यूनियन, नॉट कोई भी नहीं, टू ज्वाइन द जो हमारी बिजनेस के अंदर एक्सेप्टेड है। क्लियर है? जिसके साथ हम नेगोशिएट करते हैं, कलेक्टिव बार्गेन करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ किससे पता चलती है? कितने मेंबर्स हैं उसके। ट्रेड यूनियन का अपना कोई बजट है कि नहीं, सारे मेंबर सब्सक्रिप्शंस देते कि नहीं। अगर देते होंगे ना तो इससे ये फायदा होगा, ट्रेड यूनियन का अपना भी एक एक सॉर्ट ऑफ बैंक अकाउंट और उसके अंदर, तो ये बिल्कुल एक ट्रेड यूनियन जो है एक एनजीओ टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे कि इनके अपने खुद के बड़े फंड्स हैं। तो कल को ऐसा हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है कि अगर एम्प्लॉयज 5 दिन तक काम ना करे, 5 दिन की वेजेस ना मिल रही हो, तो यहां से फंड हो जाए कुछ ना कुछ। सी तो और ये सारी क्या ना, फिर लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि नहीं। अगर हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा लेजिस्लेशन पास है जो रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रेड यूनियंस को, तो और स्ट्रांग हो जाती है। सही है। फिर वो ट्रेड यूनियन की अपनी कितनी रिसोर्सेज है, मतलब यही कि उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन की सूरत और किसी सूरत में, लीडरशिप कितनी इफेक्टिव है, इनके ऊपर जो बंदे बैठे हैं जो कितने बेहतरीन बार्गेनर्स है, कितने बेहतरीन डील करते हैं। सही ना। और जो वो यूनियन है, वो इटसेल्फ जो यूनियन है वो किस टाइप की वर्कफोर्स की है। अगर वो इस टाइप की वर्कफोर्स की जो बड़ी काम के स्किल्ड लेवल के वर्कर्स हैं कि जिनकी रिप्लेसमेंट मिल भी नहीं सकती आसानी से, तो वो यूनियन बड़ी स्ट्रांग होगी। सही ना। जैसे क्वार्टरनरी सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। क्वार्टरनरी सेक्टर वो होता है जिसमें बहुत हाईली स्किल्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड सेक्टर होता है। वैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तक पढ़ा है और टर्शियरी में सारी सर्विस डाल दी, लेकिन टर्शियरी को भी ब्रेक करो क्वार्टरनरी में अंदर। टर्शियरी सर्विसेज इस तरह की कि एक जो है ना बिजनेस दूसरे बिजनेस या एक बिजनेस कंज्यूमर को जो सर्विसेज दे रहा है वो तो आपके सर्विस सेक्टर में डाल दो, लेकिन इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डेवलपर्स या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, ठीक है ना, या कोई जो है ना इंजीनियरिंग कंसल्टेशन देने वाले या कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट या रिसर्च एंड डेवलपर्स, वो सारे सर्विस सेक्टर से हटा के थिंक टैंक वाले सेक्टर में डाल देते, क्वार्टरनरी टाइप के सेक्टर में। वो आप देखोगे तो उस लेवल के लोगों की अगर यूनियन है तो वो कितनी स्ट्रांग होगी। सही। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्क फोर्स है, जो आपके मेंबर्स हैं, वर्किंग मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, वो कितने स्ट्रांग, वो उनका स्किल लेवल कितना अच्छा है, तो उतनी स्ट्रांग होगी ट्रेड यूनियन भी। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड यूनियन के फायदे वर्कर्स को, फर्म्स को और गवर्नमेंट को, फायदे और नुकसान। ठीक है। जैसे वर्कर्स को एक नुकसान यह है कि अगर स्ट्राइक होती है, कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे यार स्ट्राइक पे जाने का दिल नहीं कर रहा, जाना पड़ेगा स्ट्राइक पे, क्या करें, यूनियन की कॉल है, लेकिन स्ट्राइक पे जाएंगे तो उतने दिन की वेजेस गई ना हमारी। और फर्म्स को भी नुकसान के स्ट्राइक पे चले गए तो बिजनेस सॉल्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये नुकसान के स्ट्राइक पे अगर इस तरह की स्ट्राइक्स, लेबर स्ट्राइक्स होने शुरू हो गई तो बार बार गवर्नमेंट को वेज रेट के नए नए मिनिमम सेट करने पड़ेंगे। फ्लोर जहां सेट किया था उससे ऊपर लगाना पड़ गया। ठीक है कि अब और मिनिमम वेज रेट सेट कर दी, तो इससे क्या हुआ, इससे बिजनेसेस की जो प्रोडक्शन है वो महंगी हो गई। महंगी होने की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में लेस कॉम्पिटेटिव हो गई ज्यादा प्राइसेस की वजह से, और अगर लेस कॉम्पिटेटिव हो गई तो एक्सपोर्ट गिर सकती है। सी सो दिस लॉट, तो ये बाकायदा आप लोगों ने पढ़ना, ऑल्दो आपको ऐसा लगेगा बहुत कुछ पढ़ा हो, बट स्टिल यू हैव टू रीड इट ऑल। ठीक है, बिकॉज मैंने बाकायदा कोशिश की है कि इसको कितना शॉर्ट रख सकूं।